तो स्टूडेंट्स, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। आज हम बात करेंगे एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। मैं बता दूं कि इस चैप्टर के 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। पहले लेक्चर में हमने चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, जिसमें हमने तरह तरह के इंडिकेटर्स को डिस्कस किया था कि किस तरीके से इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, किसी का नेचर एसिडिक है या बेसिक है। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स हमने वहाँ पे देखा था, जहाँ पे हमने लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर क्या होता है, फिनोप्थेलिन क्या होता है, मैथिल ऑरेंज क्या होता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, है ना। उसमें वैनिला देखा, ऑनियन देखा, ये सारी चीज़ें हमने उस लेक्चर के अंदर कवर कर रखी हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो 10th केमिस्ट्री करके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर 10th की केमिस्ट्री कवर हो रखी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने जो एसिड होता है उसको इंट्रोड्यूस किया था कि भाई एसिड एक्चुअली में होते क्या हैं, एसिड्स, है ना। नेचुरल एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, सबके एग्जांपल्स हमने देखे। एसिड्स को हमने क्लासिफाई किया था, कंसंट्रेशन एसिड क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में। तो 2 लेक्चर्स यहां पर प्रोवाइड मैं कर चुका हूं, ये तीसरा लेक्चर है आपका एसिड, बेस और सॉल्ट का। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, है ना, कि भाई एसिड्स क्या होता है, हमने इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रेंथ के बेसिस पर हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, कौन कौन से इस कैटेगरी में आ जाते हैं ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे और उसके बाद हमने एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड हमने एक्टिविटी को भी डिस्कस किया था कि जो एसिड्स होते हैं वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करते हैं। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, वहां पे फॉर्म होती है। यहां पर हमने इक्वेशंस देखी थी, एक्टिविटी 2.3 को अच्छे से डिस्कस किया था और ये आपको डायग्राम मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट था, वो भी हमने डिस्कस किया। आज है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है एसिड की, कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर ये क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवोल्व करते हैं। भाई एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। लेकिन जब ये मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं या मेटल हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो फिर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, इवोल्व होती है बच्चों। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिए कि ये मेटल कार्बोनेट होता क्या है भाई। मेटल के साथ जब कार्ब एनायन होता है ना, कार्बन आयन होता है तो उसको हम मेटल कार्बोनेट कहते हैं। मतलब जब इसमें कार्बन होता है, जैसे मैंने लिखा Na2, तो Na मतलब हो गया सोडियम, सोडियम इज अ मेटल, और यहां पर लिख दिया मैंने CO3। तो यहां पर Na क्या है, Na जो है ये कैटायन है और CO3 ये एनायन है। तो इन दोनों से मिलकर के बना है एक मेटल कार्बोनेट, जहां पर मेटल के साथ कार्बन भी है, कार्ब एनायन इसको बोलेंगे आप। तो यहां पर हो जाएगा Na+ और CO3 2- ये है, तो इस पर माइनस चार्ज होगा और इस पर प्लस चार्ज होगा, इसीलिए तो ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं। ठीक है, तो ये चीज है इसका कॉन्सेप्ट। मेटल हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, मेटल हाइड्रोकार्बन जहां पर हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व होता है ना। मेटल हाइड्रोकार्बोनेट जहां पर कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होती है और मेटल भी होती है, दैट इज मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स। आगे मैं एग्जांपल्स में आपको बता दूंगा। तो जब एसिड्स आपके मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक ही चीज इवोल्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इनका प्रोडक्ट एक ही तरह का प्रोड्यूस होता है। दोनों रिएक्शंस में रिएक्टेंट अलग है लेकिन प्रोडक्ट दोनों में एक ही बनता है। आप देखिए ना, यहां पर देखिए मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। मेटल हाइड्रोकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और सेम चीज दे रहा है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है ना, दोनों में प्रोडक्ट सेम बनते हैं। यहां पर रिएक्टेंट्स डिफरेंट है, एक में मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड है और एक में मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ एसिड है।
या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक में एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट है और एक में एसिड के साथ मेटल हाइड्रोकार्बोनेट है। तो यहां पर एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो पहला एग्जांपल यहां पर दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में कि व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है और उसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? कार्बोनेट, तो बन गया सोडियम कार्बोनेट, मतलब ये एक मेटल कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि एक सॉल्ट है ये NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 एंड प्लस वाटर मीन्स H2O। ये तीन चीजें यहां से निकल करके आती हैं। समझ आया? इतना क्लियर है? आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, अच्छा यहां पर पहले इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए जो अभी हमने पढ़ा कि जो मेटल्स होते हैं, जो आपके एसिड्स होते हैं, जब वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? यहां पर NaCl बनाते हैं यानी कि सॉल्ट, H2O मीन्स वाटर, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Na2CO3 HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, एक सॉलिड है एक एक्वस फॉर्म में है HCl एसिड सॉल्यूशन। तो ये क्या बना रहा है? NaCl H2O प्लस CO2। समझ आया? ये है इसका पहला एग्जांपल। अभी इससे रिलेटेड हम एक्टिविटी भी देखेंगे क्योंकि एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी की। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहां पर हम फिर से HCl ले रहे हैं। डाइल्यूट वर्ड का मतलब समझ रहे हो ना? जहां पर एसिड कम है वाटर ज्यादा है तो वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। जहां पर एसिड ज्यादा है और वाटर कम है तो वो कंसंट्रेशन एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा। जहां पे वाटर ज्यादा है एसिड कम है वो डाइल्यूट एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा। समझ आया? तो वह डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ना डाइल्यूट सॉल्यूशन, पतला सॉल्यूशन है ना, विद सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अब यहां पर मेटल भी है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। यहां पर आप देख पा रहे हैं सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है और CO3 यानी कार्बोनेट है ना, कार्बन भी है। तो ये बन गया मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl। तो क्या बनाएगा? टू फॉर्म NaCl CO2 एंड H2O। तो यहां पर भी सेम चीज बन रही है और यहां पर भी सेम चीज बन रही है। तो चाहे मेटल कार्बोनेट की बात करें चाहे मेटल हाइड्रोकार्बोनेट की बात करें, ये दोनों जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सेम चीज प्रोड्यूस करते हैं, इवोल्व करते हैं। पहला सॉल्ट, दूसरा वाटर, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आया इतना? चलिए अब इससे रिलेटेड ना हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी को समझते हैं। एनसीईआरटी में एक्टिविटी 2.5 दे रखी है, आप देख सकते हैं आपको इस एक्टिविटी में करना क्या है। देखो बच्चों, इस एक्टिविटी में सबसे पहले आपको ना 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज A एंड B, है ना। एक टेस्ट ट्यूब का नाम रख दिया आपने A, एक का नाम रख दिया B, उनको लेबल कर दीजिए। 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। अब क्या करना है आपको, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 लेना है आपको टेस्ट ट्यूब A में, एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी NaHCO3 इन टेस्ट ट्यूब B, है ना। तो A में आपको क्या लेना है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट लेना है। B में आपको क्या लेना है, B में लेना आपको NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लेना है। तो 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं आपको। एक टेस्ट ट्यूब में आपको 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है और एक टेस्ट ट्यूब में आपको 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लेना है टेस्ट ट्यूब बी में। अब क्या करना है आपको, एक एक करके इन दोनों टेस्ट ट्यूब में 2 ml डाइल्यूट HCl डालना है क्योंकि एसिड की रिएक्शन हमको कराना है ना इनके साथ। तो डाइल्यूट HCl हाइड्रोकार्बोनेट लेना है आपको, है ना। कोई बात नहीं, लाइट अभी चली गई है लेकिन स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही होगी, ठीक है। डाइल्यूट HCl लेना है आपको। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको डालना है 2 ml, A में भी और B में भी, है ना। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने एसिड भी ऐड कर दिया। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो भाई, है ना। अब आपको ऑब्जर्वेशन निकालना है यहां से
क्या ऑब्जर्व किया आपने? क्या दोनों में चीजें अलग अलग बनी? नहीं, हमने तो कहा ना दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेंगे, सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। अब आपको क्या करना है इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस। देखो इसमें जब आप इनकी रिएक्शन कराओगे ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, जब आप रिएक्शन कराओगे सोडियम कार्बोनेट की एसिड के साथ, HCl के साथ, तो वहां पर CO2 भी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो यहां पर इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपको पास कराना है लाइम वाटर में, है ना। यहां पर एक दूसरी तरफ भी टेस्ट ट्यूब होगी, वहां पर लाइम वाटर होगा, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है ना। और अब आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है यहां से, तो अब आप देखिए यहां पर आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, इसको जरा देखिए, इस डायग्राम से आपको समझ में आएगी चीजें, ठीक है। यहां पर देखिए आपने एक टेस्ट ट्यूब ली है ना। यहां पर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सेम यही डायग्राम होगा अगर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ आप कराते हो। बस यहां पर सोडियम कार्बोनेट की जगह आपको क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लेना है। चीजें सेम बनेंगी, रिजल्ट सेम बनेगा, ठीक है। तो यहां पर थिसल फनल है हमारे पास, जिसके थ्रू आप क्या डालोगे, अपना एसिड वगैरह ऐड करोगे विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है ना। तो यहां पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने ऐड किया और सोडियम कार्बोनेट ऐड किया। ये देख रहे हैं आप, सोडियम कार्बोनेट भी आपने ऐड किया इस टेस्ट ट्यूब में। तो इनके बीच में जब रिएक्शन होगी तो यहां पर CO2 गैस क्या होगी, इवोल्व होगी बच्चों, है ना। इस साइड वाली टेस्ट ट्यूब में क्या लगा रखा है आपने, लाइम वाटर है ना, चूने का जो पानी होता है, इसको बोलते हैं CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखिए जरा, ये आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले रखा है इसमें, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि CO2 गैस ही इवोल्व हुई है, यहां पर कोई गैस इवोल्व हो रही है। अब ये गैस बाहर ना चली जाए, एयर में ना चली जाए, उसके लिए हमने इसको ऊपर से अच्छे से पैक कर रखा है और यहां पर एक डिलीवरी ट्यूब लगा रखिए, जिसके थ्रू यहां से चीजें यहां डिलीवर होंगी, इस टेस्ट ट्यूब में डिलीवर होगी, है ना। ये ग्लास की डिलीवरी ट्यूब हो सकती है ना। तो यहां पर जो गैस बनेगी वो गैस इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहां आएगी, इस टेस्ट ट्यूब में आएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ जब वो मिलेगी तो उसके साथ ये क्या करेगी, रिएक्शन करेगी और यहां पर आपका क्या बनेगा, यहां पर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है इसका कलर मिल्की हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाएगा, ये व्हाइट कलर में ये चेंज हो जाएगा। ये व्हाइट कलर, ये मिल्की कलर हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर CO2 गैस इवोल्व हुई है। यहां जो गैस बनी थी वो कौन सी बनी है, CO2 गैस इवोल्व हुई है, CO2 गैस का यहां पर निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। तो ये यहां पर दिखा रहा है। अगर आप यहां पर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी लेते ना तब भी सेम वही रिजल्ट आता। इसलिए मैंने कहा दो टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है, एक टेस्ट ट्यूब A, एक टेस्ट ट्यूब B। दोनों में जब आप रिएक्शन कराओगे तो रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, अलग नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इसको देख लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस आपको समझनी पड़ेंगी कि जो एसिड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, है ना। मतलब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ जो रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद लाइम वाटर। जब आपने इसको लाइम वाटर से गुजारा ना, लाइम वाटर से जब आपने इसको पास किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से जब आपने इसको गुजारा तो क्या हुआ, इसने CO2 के साथ रिएक्शन कर दी। मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में भी बताया था ना कि जब चूने को आप पानी के साथ मिलाते हो ना तो उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसको फिर आप अपनी दीवारों पे लगाते हो, वाइट वॉशिंग, है ना। फिर आपकी दीवारों पे जब वो लगता है तो तुरंत चमक नहीं आती है, वो एयर में प्रेजेंस जो CO2 होती है उसके साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है ना, और उससे क्या हो जाता है, आपका पूरी दीवारें चमकने लगती है। ये चैप्टर 1 में मैंने डिस्कस किया है। चैप्टर 1 को 1 शॉट में मैंने कवर किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गिवन है, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब आप CO2 गैस को पास करोगे
तो यहां पर CaCO3 की पीपीटी बनेगी, प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना, इनसॉल्युबल सॉलिड इकट्ठा होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, और प्लस वाटर भी यहां पर बनेगा, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट मेक्स लाइम वाटर मिल्की। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, दूधिया कलर का कर देता है, व्हाइट कलर का कर देता है। समझ आया ना। तो आपने क्या किया कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी रिएक्शन आपने किसके साथ किया, सोडियम कार्बोनेट के साथ किया, है ना, या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ किया। तो वहां से एक गैस इवोल्व हुई। जब वो गैस इवोल्व हुई तो उस गैस को आपने साइड में लगी हुई जो टेस्ट ट्यूब है उससे पास कराया। जब उससे पास कराया तो इस CaOH ट्वाइस यानी कि लाइम वाटर ने रिएक्शन कर दिया आपकी उस गैस के साथ, और क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। इससे पता चला ये कौन सी गैस है, CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, प्लस वाटर भी यहां पर बनता है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये आपका इस लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। इफ एक्सेस, अब यहां पर एक चीज देखिए, इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, अब इस लाइम वाटर में अगर आप एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते रहोगे, कीप ऑन पासिंग, पास करते रहिए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है ना, ये भी डिसॉल्व होने लगेगा। किसकी वजह से डिसॉल्व होने लगेगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट दैट इज कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट्स। यहां पर कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट क्या होने लगेगा, बनने लगेगा, एंड सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर अगेन, और सॉल्यूशन फिर से क्लियर हो जाएगा, है ना भाई। कैल्शियम कार्बोनेट बना, कैल्शियम कार्बोनेट ने वाटर और CO2 के साथ रिएक्शन किया, मतलब आपने इसमें CO2 पास करते रहे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CaHCO3 ट्वाइस में कन्वर्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, है ना। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, आप Ca को पहले लिख सकते हो और ब्रैकेट में लिख सकते हो आप HCO3 ट्वाइस। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, है ना। केमिस्ट्री की यही तो खास बात है और इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर फॉर्मूले को आप इधर उधर कैसे भी करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, जिसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से हमने कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाया। बाइकार्बोनेट, बाई मीन्स दो, यहाँ पर दो कार्बोनेट बने हैं, यहाँ पर ट्वाइस लगा हुआ है मतलब CO3 2 है, ठीक है ना। H भी यहाँ पर 2 है क्योंकि यहाँ पर H2O था, तो ये इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। समझ आया कि फिर से समझाना है, चलो फिर से समझा देते हैं आपको एक बार। अगर समझ, देखो ये एक्टिविटी है, आपने यहाँ पर, मैं अब आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसमें चाहे आप सोडियम कार्बोनेट डालिए चाहे आप उसमें सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट डालिए। तो सपोज करिए हमने उसमें सोडियम कार्बोनेट को ऐड किया, साथ में हमने उसको HCl के साथ क्या कराया, रिएक्ट कराया, है ना। हमने उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ऐड किया, सोडियम कार्बोनेट ऐड किया और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो एक गैस यहां पर बनेगी। इस गैस को हम डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहां डालेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में पास करेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में क्या रखा हुआ है, लाइम वाटर रखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रखा हुआ है, और ये इसके साथ रिएक्शन करने लगता है। कौन, ये CO2 इस CaOH ट्वाइस के साथ यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने लगता है, और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। अब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी वजह से इसका कलर कैसा हो गया, कैसा कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया। जो लाइम वाटर है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से इसका कलर कैसा हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर मिल्की हो गया, व्हाइट हो गया, है ना। किसकी वजह से, किसके फॉर्मेशन की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 की यहां पर पीपीटी बन जाती है। समझ आया, क्लियर। अब जो ये CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते रहेंगे तो ये मिल्क
इसकी जो मिल्कनेस है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। मतलब इसका जो दूधिया कलर है, मिल्की कलर है, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, है ना। और क्या बन जाएगा यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, जो कि सॉल्युबल इन वाटर होता है। CaCO3 तो प्रेसिपिटेट है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। हमने डिस्कस किया था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, बहुत सारी पीपीटी बनती है। तो यहाँ पर व्हाइट पीपीटी बनती है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। जब इसमें हम CO2 गुजारते जाएंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बन जाता है जो सॉल्युबल इन वाटर होता है। मतलब इसका जो मिल्की कलर है वो कंप्लीटली गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्लियर लाइम वाटर है, क्लियर लाइम वाटर है। When कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। जब हमने इस लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया तो ये मिल्की कलर में कन्वर्ट हो गया, दूध के कलर में आ गया। ये क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की व्हाइट पीपीटी बन गई। लेकिन जब हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते गए लॉन्ग टाइम तक, बहुत ज़्यादा CO2 हमने इसमें पास कर दी, तो इसकी जो मिल्कनेस है वो क्या हो जाती है, इस तरीके से डिसअपियर हो जाती है। तो इसी वाली फॉर्म में आ गया। देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, है ना, और ये बाइकार्बोनेट हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको इसे समझना है। समझ आया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपने अपने घर में देखा होगा, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं और आजकल तो जो यंगस्टर हैं, जो जवान लड़के हैं या लड़कियां हैं, ठीक है ना, उनमें एक प्रॉब्लम कॉमन देखी जाती है, एसिडिटी, गैस का बनना। तो जो हमारा जो पेट है ना, जो हमारा स्टमक है, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो हमारे स्टमक में एक एसिड होता है HCl, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाथ में जाएगा तो जल जाएगा। तो क्या है, पेट को नहीं जला रहा है। आपकी जो स्टमक की दीवारें होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो क्या उन सॉफ्ट दीवारों को जला नहीं रहा है HCl। कौन सा एसिड होता है, HCl होता है। तो HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये HCl जो है ना हमारे स्टमक में होता है, हमारे पेट में होता है। ये खाने को डाइजेशन करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, ठीक है ना। क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, खाने को सड़ाने से बचाता है ये। लेकिन इस HCl से हमको कौन बचाता है, तो हमारे स्टमक में एक और चीज प्रोड्यूस होती है, सिक्रीट होती है, जिसको म्यूकस कहते हैं। तो म्यूकस इससे हमको बचाता है, ठीक है। इतनी चीज तो क्लियर है आपको। बायो जब आप पढ़ोगे तो लाइफ प्रोसेसेस वाली चैप्टर में आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जो ये HCl है ना, कभी कभी क्या होता है, ये ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। जब हम ओवर ईटिंग करते हैं ना, अधिक से ज़्यादा खाते हैं, या जब आलतू फालतू चीज़ें हम खाने लगते हैं, तो हमारे पेट में ज़्यादा एसिड, ज़्यादा HCl, ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, सिक्रीट होने लगता है, बनने लगता है, जिसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस बनती है ना। उससे फिर डकार वगैरह आते होंगे, है ना, आपने देखा होगा या आई थिंक आपने फील भी किया होगा, ठीक है। तो एसिड बना हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है सर, तो इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, जब कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है ना, आफ्टर ओवर ईटिंग, है ना, ओवर ईटिंग उसने कर दी, जितना खाना चाहिए था उससे ज़्यादा खा लिया, तो वी कैन सजेस्ट टेकिंग बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि भैया बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ले लो एज रेमेडी, है ना, बेकिंग सोडा ले लो, उसका सॉल्यूशन पी जाओ। दिस इज बिकॉज बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट है। कौन सा मेटल हाइड्रोकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है। इसका फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, फॉर्मूला क्या हो गया NaHCO3, और कॉमन नेम क्या हो गया, बेकिंग सोडा, ठीक है ना। तो जब इसको हम अपने अंदर लेते हैं, इंटेक करते हैं, पीते हैं इसके सॉल्यूशन को, तो हमारे अंदर जो HCl है, जो एसिड है, ये उसके साथ रिएक्शन करता है और मामले को न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर ना वो एसिड बचता है और ना बेस बचता है। मतलब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो जाती है ना। एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होती है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन, ना खट्टा और ना कड़वा, ना एसिड ना बेस। समझ आया। तो फिर हमको क्या मिलने लगता है, रिलीफ मिलने लगता है, आराम मिलने लगता है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, वो पर्सन जो एसिडिटी से सफ़र कर रहा है, गुजर रहा है, उसको हम सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरीके की चीज़ें ले सकते हैं, है ना। तो उससे फिर एसिडिटी से थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाता है। थोड़ी देर के लिए क्या,
हमेशा के लिए रिलीफ मिल सकता है। अगर आप बाद में ओवर ईटिंग नहीं करोगे, अपने खाने पीने पे ध्यान रखोगे, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है। ठीक है, चलिए अब हमने अभी बात की कि जो एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो अगली प्रॉपर्टी यही है कि एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी कि एसिड ने किसके साथ रिएक्शन करा, मेटल के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करी। एसिड ने दूसरी प्रॉपर्टी में हमने देखा कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया और उसमें CO2 बना, वाटर बना और सॉल्ट बना। तीसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं एसिड्स रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, अम्ल जब क्षार के साथ रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस देन अ सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। एसिड ने यहां पर बेस के साथ रिएक्शन की, सॉल्ट और वाटर यहां पर बना, ये वर्ड इक्वेशन हो गई। तो इसकी केमिकल इक्वेशन ये हो गई, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो वाटर और सॉल्ट बनता है। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रल, एक होता है एसिड, एक होता है बेस, एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है नाइदर इट इज एसिड नॉर बेस, न वो एसिड रहा न वो बेस रहा। तो कौन सी सिचुएशन में आ गया, न्यूट्रल। जब आप बोलते हो ना कोई आदमी उदास बैठा हुआ है तो हम बोलते हैं उदासीन है भाई, ये उदासीन मतलब न्यूट्रल है। उदास होने का मतलब न वो हंस रहा है न वो रो रहा है, बीच वाली कंडीशन में भी वो जी रहा है, तो उसको हम उदासीन बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। तो यहां पर चीजें ना एसिडिक रही ना बेसिक रही, ना एसिड रहा ना बेस रहा, मतलब न्यूट्रल हो गया वो। तो जब एसिड और बेस के बीच में द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पर NaOH एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, प्लस HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हुई बच्चों तो क्या बना आपका H2O प्लस NaCl। H2O मीन्स वाटर, NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl to form water means H2O and sodium chloride means NaCl। समझ आया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो इससे रिलेटेड हमारी NCERT में डायग्राम तो नहीं है, लेकिन रिएक्शन में इस रिएक्शन को समझाने के लिए एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं अपनी लेबोरेटरी में। बहुत इजी एक्टिविटी रहेगी ये, आप आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। आपको क्या करना है, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको, है ना। अब जब आप टेस्ट ट्यूब लेंगे तो आप उसमें 5 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिला दीजिए, है ना। डाइल्यूट बेस मतलब हो गया उसमें बेस क्या होगा, कम होगा, वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बेस हम यहां पर क्या ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, है ना। अब इसमें आपको ऐड करना है 2 से 3 ड्रॉप फिनोप्थलीन इंडिकेटर। फिनोप्थलीन इंडिकेटर में पढ़ा चुका हूं ना आपको। अभी फिनोप्थलीन क्यों ऐड करना है आपको इसमें भाई, क्योंकि फिनोप्थलीन एसिड में अपना कोई इंपैक्ट नहीं दिखाता। फिनोप्थलीन इंडिकेटर को जब आप एसिड में डालते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, कुछ भी नहीं, जैसा है वैसा ही रहता है। क्योंकि फिनोप्थलीन का जो ओरिजिनल कलर होता है, नेचुरल कलर होता है, वो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता इसका। लेकिन जब हम इसको बेस में डालते हैं तो इसका कलर पिंकिश हो जाता है, ये पिंक कलर का हो जाता है। तो जब हमने 5 ml डाइल्यूट NaOH को लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को लिया, तो उसमें हमने 2 से 3 ड्रॉपर की मदद से, किसकी मदद से, ड्रॉपर होते हैं ना, बूंद बूंद से आता है उसमें, तो ड्रॉपर से हमने फिनोप्थलीन की 3 ड्रॉप्स डाल दी उस NaOH सॉल्यूशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। तो उसका कलर कैसा हो गया, पिंक, क्योंकि फिनोप्थलीन पिंकिश कलर का हो जाता है बेस में। तो अब हमारे पास पिंक कलर का बेस तैयार हो गया। अब हम इस बेस में क्या करेंगे, HCl को ऐड करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे इस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। ड्रॉप वाइज एक एक ड्रॉप करके ऐड करेंगे हम इसको विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर।
और उसको अच्छे से शेक करेंगे, अच्छे से हिलाएंगे उस टेस्ट ट्यूब को आफ्टर ईच एडिशन। जितनी भी चीज़ आप इसमें ऐड करते जा रहे हो उनको अच्छे से आपने उसमें मिक्स किया। पहले आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाला, उसके बाद 3 ड्रॉप्स उसमें फिनोप्थिलीन इंडिकेटर की डाली, फिर उसको शेक करिए, हिलाइए, अच्छे से उसको मिलाइए। उसके बाद उसमें HCl डालिए, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए, डाइल्यूट, पतला है ना, मतलब एसिड कम वाटर ज़्यादा, उसको डालिए, फिर उसको शेक करिए, फिर उसको हिलाइए, है ना। फिर उसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, छोड़ दो उसको। आप देखोगे कि जो पिंक कलर है ना वो गायब हो जाएगा, क्योंकि जब हमने इसमें एसिड डाला और पहले से ही बेस तो था ही, तो HCl और NaOH के बीच में रिएक्शन हो जाएगी, और जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो आपका कंडीशन जो होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, न वो फिर एसिड बचता है न वो फिर बेस बचता है। आफ्टर एडिंग HCl we will find that pink color of solution in the test tube just disappears, completely disappear हो जाता है, and the solution becomes colorless। पूरा सॉल्यूशन आपका कलरलेस हो जाता है उसमें एसिड डालने पर, क्योंकि बेस में जैसे ही आपने एसिड डाला उसका नेचर अब ना बेसिक रहेगा ना एसिडिक रहेगा, ना वो अम्लीय बचेगा ना क्षारीय बचेगा, वो उदासीन हो जाएगा, ना हंसेगा ना रोएगा, ना खट्टा ना कड़वा, ना सोर ना बिटर, क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये है बच्चों आपको एसिड और बेस के बीच में किस तरीके से रिएक्शन होती है, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमने बच्चों एसिड की अभी तक कितनी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, एसिड की हमने 3 प्रॉपर्टीज, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर दी। पहली प्रॉपर्टी याद करो, पहली प्रॉपर्टी आपने क्या डिस्कस करी, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आप। जितनी भी प्रॉपर्टीज आप सीख चुके हैं सबको कमेंट करिए। तो पहली प्रॉपर्टी आपने क्या सीखी, पहली प्रॉपर्टी क्या सीखी आपने एसिड की, कि एसिड ने मेटल के साथ रिएक्शन किया, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनती है। दूसरी प्रॉपर्टी आपने क्या देखा कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर। जब ये मेटल कार्बोनेट जैसे Na2CO3 एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हमने लिया था वहां पे, बेकिंग सोडा एसिडिटी से जो बचाता है आपको, है ना, तो उसके साथ जब ये रिएक्शन करता है, चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा चाहे मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, बनेगा क्या, CO2, H2O एंड सॉल्ट। और तीसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि एसिड्स रिएक्ट विद बेस to form salt and water and this reaction is known as neutralization reaction, है ना। reaction between acids and bases to form water and salt is called a neutralization reaction, है ना। एसिड और बेस के बीच में जब कोई रिएक्शन होती है तो वाटर और सॉल्ट बनता है, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है। बाकी बची जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये था आपका लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो आप वहां से उसको समझ सकते हैं। हर एक चीज को बहुत ईजिली समझाया गया है, बहुत डीपली समझाया गया है, जनरल नॉलेज के साथ समझाया गया है, हर चीज को थॉरली जाकर के समझाया गया है, किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे ये भी समझाया गया है। और मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन में भी डेली लगभग एक दिन छोड़ करके एक MCQ क्वेश्चन भी डालता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आपके काम आएंगे। वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज कम्युनिटी सेक्शन खोलिए इस चैनल का, वहां से आप देख सकते हैं, अपने आंसर को चूज कर सकते हैं, अपने आंसर दे सकते हो और उनको आप लिख करके नोट करके नोट्स भी बना सकते हैं। अपनी MCQs की एक अलग नोट्स बना दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। मेहनत करनी चाहिए हमको, है ना, क्योंकि मेहनत से ही क्या मिलता है, फल मिलता है। बिना मेहनत के हम फल मिलना तो दूर की बात है, फल मिलने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट और फ्रेश लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन से ही आपको अच्छी डिवीजन मिलेगी। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते भी रहिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।